Hello everyone, so welcome back to the last day for alternating current, right? So alternating current में हम लोगों ने कल जब बात किया था, we have been discussing about कि how exactly the alternating current works, what exactly the parameters were. तो हम लोगों ने quick revision भी किया था. And the last topic that we have discussed was about the resonance circuit, और हम लोग उसको बोलते थे series acceptor circuit and series rejector circuit. कि एक्सेप्टर सर्किट में क्या होगा, रिजेक्टर सर्किट में क्या होगा. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द ट्रांसफार्मर्स, कि ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर्स वर्क करता है, व्हाट वाज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट वाज म्यूचुअल इंडक्शन. मैं यदि आपसे पूछूं कि सपोज आपको एक व्यक्ति को सपोज एसी से कनेक्ट कर दूं मैं 220 वोल्ट एसी, और एक किसी को मैं 220 वोल्ट डीसी से कनेक्ट करूं, सो विच विल बी मोर डेंजरस. तो हमको लगता है कि डीसी मतलब कांस्टेंट है तो डेंजरस तो है, दैट इज वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है, छोड़ेगा ही नहीं आपको वो. एसी क्या होता है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, जब एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा तो एक पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा, एंड एट द पॉइंट वेयर इट विल बी जीरो दैट इज द पॉइंट वेयर यू कैन बी रिलीज्ड. बट डीसी में ऐसा नहीं है, वो सीधा तुमको लेके जाएगा, निपटा ही देगा सीधा. तो हम लोग जब एसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग एसी में बोल रहे हैं 220 वोल्ट. तो मुझे एक बात बताओ, ये 220 वोल्ट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या? तो हम लोगों ने देखा कि नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. ये कौन सी वैल्यू थी हमारी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. इट वाज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या होगा? जस्ट टू फाइंड आउट, जस्ट टू मैक्सिमम वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका ये है, E0/√2 इक्वल्स टू ERMS. सो हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 311 वोल्ट. तो जब हम लोग डीसी 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं और एसी 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो डीसी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 220 वोल्ट होगा, बट एसी में मैक्सिमम कितना होगा? 311 वोल्ट. ये अलग अलग कंसेप्ट है. हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन कहीं से भी करें, एनर्जी कैलकुलेशन वुड बी द सेम. इट इज नॉट द डिफरेंस इन दैट कि एनर्जी कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना. द एनर्जी कैलकुलेशन वाज परफेक्टली फाइन. देन अपार्ट फ्रॉम एनर्जी कैलकुलेशन वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट द एवरेज पावर, ERMS, IRMS, एंड कि पावर एवरेज क्या होगा. ट्रू पावर हम लोगों ने कल देखा कि ट्रू पावर एग्जैक्टली क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, वेयर द cos phi टर्म वाज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. पावर फैक्टर के मैंने कल दो फॉर्मूले आपको लिखा के दिए. द फर्स्ट वाज R/Z, that is resistance divided by impedance, और impedance क्या था? It is the opposition offered by the combination of R, L and C, right? and उसके बाद में हम लोगों ने बोला पावर फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपैरेंट पावर. अपैरेंट पावर का मतलब क्या था कि हम लोग जब भी पावर निकालते हैं हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, पर जो हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट बोल रहे हैं वो डीसी सर्किट्स में होगा. वहाँ पर V इंटू आई हम लोग कर सकते हैं, फिर हम लोग I²R हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग V²/R कर सकते हैं, बट वो भी सही है, बट वो डीसी के बारे में होगा. जब हम लोग एसी के बारे में बात करें तो इट हैज़ टू बी दैट कि सब कहीं पर तो आपने इंडक्टर भी यूज़ किया है, कहीं पर आपने कैपेसिटर भी यूज़ किया. जैसे कि मेरा सेल फोन, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी जो बैटरी है वो मेरे लिए कैपेसिटर है. जो मेरी ट्यूबलाइट है, द ट्यूबलाइट इज कॉल्ड एज इंडक्टर, चोक कॉइल. आपने सुना भी होगा, द पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल इट एज चोक कॉइल. तो चोक कॉइल का मतलब क्या है कि वो इंडक्टर है. तो इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, एंड इट इज एन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. सो वंस इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स वी हैव टू बी वेरी एश्योर्ड दैट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कहीं पर तो कोई लीड करेगा, कहीं पर तो कोई लैग करेगा. तो जो लीडिंग और लैगिंग है उसको समझने के लिए ही हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट को भली बातें समझा है. तो आई होप कि आपको अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल्स समझ में आए होंगे. हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ RLC कल देखा कि सीरीज एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट क्या होता है. एक्सेप्टर सर्किट में क्या होगा कि आपके घर पे जो टीवी चैनल है वो आ रहा है, एंड द मोमेंट यू प्रेस ए नंबर, फॉर एग्जाम्पल 402, सो 402 पे पर्टिकुलरली आपको वही चैनल देखने के लिए मिलेगा. तो 402 की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपके टीवी की है, तब आपका टीवी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा. सो योर टीवी, द टेलीविजन सेट ऑफ योर्स, इट इज स्टार्टेड एक्टिंग एज एंड एक्सेप्टर सर्किट, राइट. बट एक्सेप्टर सर्किट का मतलब क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C. आपने घर पर रेडियो देखा होगा, रेडियो हम लोग ट्यून करते हैं. इफ एग्जैक्टली 98.2 पे जाओगे तो आवाज़ क्लियर आएगी, 98.2 के जस्ट थोड़ा सा पहले जाओगे, जस्ट थोड़ा सा बाद में जाओगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी. कैन आई टेक 10,000 किलोहर्ट्ज एज द फ्रीक्वेंसी? आई कैन नॉट टेक दैट, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया हुआ है कि इतना स्पेक्ट्रम जो होगा वो FM का है, इतना स्पेक्ट्रम जो होगा वो मोबाइल का है, इतना स्पेक्ट्रम जो होगा वो टीवी का है. सो गवर्नमेंट हैज रेगुलाइज्ड इट एंड वी आर सपोज टू पे द गवर्नमेंट. हम लोग यदि कोई फ्रीक्वेंसी यूज़ करें तो वी आर सपोज टू पे द गवर्नमेंट, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट की ही चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, है ना.
तो उसके बाद में हम लोग जब आगे बात करें कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम लोग सर्किट चेंज करते हैं, एक्सेप्टर सर्किट हमको पता चला कि एक्सेप्टर सर्किट पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आया था, 1/2π√LC। उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जब आप आपका L और C को चेंज करोगे, मतलब जब आप उस चैनल को ट्यून कर रहे हो, जब आप उसको बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे, आप उस सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटर को चेंज कर रहे हो, जिसके कारण आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जैसे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा वो चैनल आपको सुनाई देगा या दिखाई देगा। वैसे ही होता है रिजेक्टर सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपने RL C को पैरेलल में लगा दिया, और जबकि वो पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, इट विल रिजेक्ट द सर्किट। इफ इट इज गोना रिजेक्ट द सर्किट, इफ इट इज गोना एक्सेप्ट द सर्किट, इट इज नथिंग बट वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग एल्स। किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आप लोग इंपेडेंस की वैल्यू को बहुत कम कर दो तो वो एक्सेप्ट कर जाएगा, और किसी एक वैल्यू पे आप इंपेडेंस की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर दो तो वो रिजेक्ट कर जाएगा। और हाँ, जहाँ पर इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम वहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, और जहाँ पर इंपेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम वहाँ पर करंट की वैल्यू मिनिमम। करंट की वैल्यू मिनिमम का मतलब ये था कि आपको चैनल देखने को नहीं मिलेगा, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम का मतलब ये था कि आपको चैनल जरूर देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, सुन सकते हो। सो दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन the conservative, non-conservative, that is the difference between the what we can say acceptor circuit, rejector circuit। अब एक सवाल मेरे मन में था कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा चैनल कहाँ से कहाँ तक यूज़ होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि वोडाफोन का स्पेक्ट्रम जो है वो 6 किलोहर्ट्ज से 6000 किलोहर्ट्ज तक है। यदि मैं कुछ वोडाफोन की कंपनी में काम कर रहा हूँ, इफ़ आई एम एन इंजीनियर, यदि मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे डिफाइन करना है एग्जैक्टली कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे दूर कर पाऊँ, मैं कैसे निकाल पाऊँ कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करूँगा वो उसी चीज़ों के बीच में ही काम करने चाहिए। सो आई हैव टू डिफाइन फ्यू थिंग्स मोर, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ में कोई सवाल ये था कि ऐसा क्या होता है कि 98.3 पे जब मैं जाऊँ तो मुझे आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी, है ना, बट इंस्टेड ऑफ 98.3 इफ़ आई गो एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.2 तो क्या होगा, आवाज़ क्लियर नहीं आती है, आएगा आपको आवाज़ बट क्लियर नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ तो पैरामीटर्स जो हैं जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं। हम लोग ये समझ चुके थे कि आपको चैनल को एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है, बट देयर आर फ्यू मोर पैरामीटर्स दैट वी आर मिसिंग आउट एंड दैट वी हैव टू डिस्कस इट टुडे, एंड देन वी हैव टू कंक्लूड द अल्टरनेटिंग करंट इन द ब्रीफ। हमको आज अल्टरनेटिंग करंट को पूरा का पूरा खत्म करना है। आज हमारा लास्ट डे है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। टुमारो वी गोना स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। So I just hope that you are practicing out your booklets or your material that you have with you, either MTG or HC Verma. That is very fine, and कोई डाउट रहता भी है तो आप पूछ सकते हो। सो अभी पहले चीज़ हम लोग जो डिफाइन करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, दैट थिंग आई विल कॉल इट एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या, बैंडविड्थ का सिंपल मतलब मेरे लिए ये होगा कि जब मैं किसी सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूँ, जब मैं किसी चीज़ को बना रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने जब कल डायग्राम ड्रॉ किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था विद रिगार्ड्स टू इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, है ना, हमने इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया, द ग्राफ वाज कमिंग लाइक दिस। ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ रहा था। तो ये जो वैल्यू थी, ये जो पहली वैल्यू है विच इज़ एट द वैल्यू f1, और ये जो आपकी सेकंड वैल्यू है विच इज़ एट द वैल्यू f2, इसको देख के मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरा इम्पिडेंस था वो इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में ही है। इन ग्राफ को मुझे देख के ये समझ में आता है कि जो मेरा इम्पिडेंस था वो इन दोनों चीज़ों के बीच में ही है, ना इसके आगे है ना इसके पहले है। मतलब f2 के आगे भी नहीं होगा और f1 के पहले भी नहीं होगा। सो वट एवर थिंग्स आर गोना बी, ये जो हमारा था इट वाज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी ऑलरेडी वी हैव गॉट, दैट इज 1/2π√LC। तो हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था। तो हम लोग कैसे डिफाइन करें बैंडविड्थ को, तो मेरे लिए बैंडविड्थ क्या होता है, आई विल डिफाइन बैंडविड्थ एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहाँ से कहाँ तक, f1 से लेकर के f2 तक। सो इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम f1 टू f2, वेयर जहाँ पे क्या होगा, सर्किट का जो प्रोसेस है वो कैरी होगा। तो मेरे लिए जो बैंडविड्थ का डेफिनेशन होगा, दैट इज ऑलवेज बीन डिफाइंड एज द अपर फ्रीक्वेंसी माइनस दी लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अपर फ्रीक्वेंसी क्या लिखे f2, लोअर फ्रीक्वेंसी क्या लिखे f1, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ।
सो बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज f2 माइनस f1, और कई जगह पे आपको देखने मिलेगा डेल्टा w इज नथिंग बट w2 माइनस w1, बिकॉज w का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, दे आर डिफाइनिंग इट एज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ. तो हम लोग बैंडविड्थ निकाल सकते थे बाय द पावर कॉल्ड एज इनॉट बाय मीन डिफरेंस बिटवीन द अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. अब हमको पता था कि हम लोग बैंडविड्थ को और कैसे डिफाइन कर सकते थे कि एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, देखो ये जो वैल्यू बन रही है, दो वैल्यूज बन रही है. ये जो वैल्यू बन रही है दैट इज द इम्पिडेंस ऑफ जेड मैक्स एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड बाई 2. हाफ पकड़ लेते हैं हम लोग, इट इज जेड डिवाइडेड बाई 2. तो जब मैं बैंडविड्थ डिफाइन कर रहा हूँ तो Z/2 वैल्यू जो मेरी है, देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वाज एट ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, बट Z/2 वाज एट द 2 पॉइंट. Z/2 जो था आपको 2 पॉइंट पे मिल रहा था. तो हम लोग जब भी बैंडविड्थ को डिफाइन करें तो अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये पहला पॉइंट था. यदि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊँ, फॉर ह्यूमन ऑडिबल रेंज, कहाँ से कहाँ तक होती है ये, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज. तो इनका जो बैंडविड्थ आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ द ह्यूमन ऑडिबल रेंज. बैंडविड्थ का मतलब समझ में आया. बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे जब हम लोग बैंडविड्थ का फॉर्मूला डिफाइन करें तो हमारे लिए यहाँ पर जो डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा, वी डोंट हैव द प्रूफ राइट नाउ, इट इज गिवन एज R by L, where this R is nothing but your resistance and L is nothing but your inductor. So it is given as R by L. तो याद रखना कि बैंडविड्थ इन एन AC circuit has been given by the formula as R by L. समझ में आया सभी को? तो एक बार स्क्रीन पॉज करो, लिखो डेफिनेशन लिखना पहले कि बैंडविड्थ इज बीन डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. कि अपर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलेंगे. फाइन, चलो तो आगे चलते हैं. और अभी मैं हमेशा से उल्टा ही लिखूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपके मतलब राइटिंग के बीच में मैं ना हूँ, है ना, ताकि आपको भी क्लैरिटी आएगी, मुझे भी क्लैरिटी आएगी, समझ में आपको भी आएगा, मुझे भी समझ में आएगा. Then the second topic that we have to discuss is called as Q factor. छोटे छोटे definitions है but थोड़े important भी हैं, questions कई बार आते भी हैं. It is called as Q factor, or we can also call it as quality factor. अब Q factor और quality factor आपको नाम समझ में आता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि it is defined as the ratio of energy stored in the circuit to the energy loss. क्वालिटी का मतलब देखो क्या होता है. सपोज मैं बोलूँ आपको कि भाई एक आधा कोई अच्छा क्वालिटी वाली चीज़ हमको लेनी है. हम लोग जब फ्रिज खरीदने जाते हैं तो हम लोग फ्रिज में क्या देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं हम लोग कि फ्रिज हमारा 1 स्टार है, कि फ्रिज हमारा 2 स्टार है, कि फ्रिज हमारा 3 स्टार है, या फ्रिज हमारा 4 स्टार है. रेटिंग का मतलब क्या था हमारे लिए, बीइंग एन इंडियन, व्हाट दैट मीन्स इज कि इलेक्ट्रिक बिल भाई साहब कम आना चाहिए और बर्फ़ जल्दी जमनी चाहिए. सोचो कि अच्छा फ्रिज क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल कम है, बर्फ़ जल्दी जमे, वो अच्छा फ्रिज है. तो जब हम लोग क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू एनर्जी लॉस. मतलब एक साइकिल के अंदर आई कैन राइट इन 1 साइकिल इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी stored inside the circuit to energy loss of the circuit. CKT का मतलब अपना सर्किट. सो एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर. और इसको हम लोग एक और टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ. सो क्वालिटी फैक्टर का जो सेकंड डेफिनेशन होगा वी कैन राइट क्यू फैक्टर is also defined as the ratio of resonating frequency that is Q is equals to W divided by W naught. जो भी हम लोग ऊपर निकाल रहे थे तो W का फॉर्मूला क्या होता है 1/√LC.
W का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन वी डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ W कितना होगा? 1/√LC, और W0 का फॉर्मूला भी क्या निकाला हम लोगों ने? सॉरी, बैंडविड्थ हमने डेल्टा W। सो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने? भी बैंडविड्थ वाज गिवन है R/L। द फॉर्मूला ऑफ बैंडविड्थ फॉर द AC कितना है? R/L। चलिए इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लोगे तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है इट इज़ 1/R√LC। दैट इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। मतलब किसी भी AC सर्किट का यदि आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? 1/R टाइम्स √LC। क्वालिटी फैक्टर का मतलब देखो क्या होगा। यदि मैं बोलूं कि आपके पास में 3 ग्राफ है, मैं साथ में आपको एक और नया चीज़ भी डिफाइन कर दूं विच इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखो, हम लोग बात करें दोनों को कंबाइन करके। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सब मान लो कि 2 स्टूडेंट क्लास में हैं, मैंने एक स्टूडेंट को पीट दिया, लिटरली आई हैव बीटन दैट स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट को मैंने डांटा। मैं मारने वाला नहीं हूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट केस। तो मैंने एक स्टूडेंट को डांटा और एक स्टूडेंट को मैंने पीट दिया, तो जिसको मैंने पीटा वो अगले दिन क्लास में आ गया, ही वॉज बीन देयर इन द क्लासरूम द नेक्स्ट डे, पर जिसको मैंने डांटा वो क्लास में आया ही नहीं। अब जिसको मैंने डांटा यदि वो क्लास में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज़ मोर सेंसिटिव, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका है। जिसको बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि जिसको मारा वो आ गया तो वो कम सेंसिटिव है, ऐसा नहीं कि वो बेशरम है, वो कम सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी चेंज करने पे बहुत ज़्यादा चेंज यदि आता होगा दैट इज सेंसिटिव। मान लो कि मैंने करंट की वैल्यू को चेंज किया 5 एम्पियर से, मेरा आउटपुट चेंज हुआ 5000 वोल्ट से, है ना। If I change the value of current by 5 ampere, then the output has been changed by 5000 volt. That is a sensitive instrument. If I change the current by 5 ampere, then the change in the voltage is 0.01 volt. 5 एम्पियर देने पे 5000 वोल्ट का चेंज आया और 5 एम्पियर देने पे 0.01 का वोल्ट का चेंज आया। तो कौन सेंसिटिव हुआ? सेंसिटिव हमारा सेकंड वाला हुआ, सॉरी पहला वाला हुआ। सेकंड वाला स्टेप इज नॉन सेंसिटिव। तो डिपेंड करता है हम लोग कैसे उसको डिफाइन करें। अब सेंसिटिविटी और का मतलब क्या होगा कि कहते हैं कैसा सर्किट आपकी सेंसिटिव है, और हम लोग इसको एक और शब्द से जान सकते हैं विच इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी। सपोज मेरे पास में 3 ग्राफ है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। आप ग्राफ देखो और ग्राफ से सोचो समझो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि व्हेन आई प्रेस 98.3 तो मुझे प्रॉपरली 98.3 वाला ही सुनाई देगा, मुझे कोई और सुनाई नहीं दे सकता। मैं 98.1 पे जाऊंगा, 98.2 पे जाऊंगा, 98.4 पे जाऊंगा तो आवाज़ क्लियर नहीं आनी है। मतलब एग्जैक्टली एट 98.3 हर्ट्ज द वॉइस वुड बी प्रॉपर, राइट। एग्जैक्टली उसी वैल्यू पे वॉइस क्या होगी कि प्रॉपर होगी। बट जब हम लोग ये कब होता है, जब हम लोग इसको पुट करते हैं कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। अभी तो डिजिटल सेलफोन के अंदर भी हमारे FM रेडियोज आते हैं, बट नॉर्मली जब हम लोग बात करें घर के अंदर जो गांव में होता है, एनालॉग वाले जो लोग खेत में लेके बैठते हैं वहाँ सुनते हैं, दरवाजे एनालॉग जिसमें से बड़ा बटन होगा, उसको गोल 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 घुमाओगे, उसमें क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी से लेकर के अगले फ्रीक्वेंसी तक का आपको आवाज़ आते रहेगी। लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर के अपर फ्रीक्वेंसी तक का आपको आवाज़ आते रहेगी, पर किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद में ही आपकी आवाज़ क्या होगी, परफेक्टली क्लियर होगी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मालूम पड़ चुका था कि आपकी आवाज़ आने वाली है, तो आपको किसी एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ क्या मिलेगी, क्लियर मिलेगी। तो उसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं ग्राफ देख करके बोल सकता हूँ, देखो कि पहले वाले का बैंडविड्थ भी उतना, सेकंड वाले का बैंडविड्थ भी उतना और थर्ड वाले का बैंडविड्थ भी उतना, बट तीनों के जो पीक पॉइंट थे वो अलग अलग है। देखो ये जो पीक पॉइंट है, ऐसे कुछ कर्व बन रहा है, ऐसे ये तो बहुत ही गंदा कर्व बन रहा है, इतना बड़ा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, तीसरे वाले में आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, सेकंड में भी कर्व है, फर्स्ट में भी कर्व है। सो आई कैन राइट दैट selectivity of the third is very high as compared to selectivity of 2 as high as compared to selectivity of 1। तो selectivity का मतलब क्या है कि कितना आपका जो कर्व है वो ऊपर जाकर के नैरो होते जाएगा, कितना पतला 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 होते जाएगा, तो उसको हम लोग selectivity बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज कि हाउ द सर्किट बिहेव्स। आई मीन जब भी मुझे selectivity को डिफाइन करना होगा, सो राइट इट ओवर देयर that it is defined
एज कि एट व्हाट एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी सिस्टम विल रिस्पॉन्ड, मतलब रिस्पॉन्ड रिप्लाई करेगा एग्जैक्टली 98.3 पे जाने का में क्या होगा, द सिस्टम विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. इफ द सिस्टम स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग, दिस इज व्हाट वी गोना कॉल एज सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर वाज द रेशियो ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, that is it is defined as the ratio of resonating frequency to bandwidth. और resonating frequency कहाँ से, ओमेगा आपको याद नहीं होगा तो हमने कल प्रूव किया था, f is nothing but 1/2 pi of root over LC, है ना. f is 1/root of 2 pi LC, तो 2 pi को ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा ये 2 pi f is equals to 1/root LC, और 2 pi f की वैल्यू लिखी हमने w is equals to 1/LC. यहाँ से आया कि w की वैल्यू 1/root LC कैसे आती है. So this is how we define the alternating current, its Q factor, its sensitivity. Sensitivity में याद रखना कि जितना ज़्यादा नैरो होगा उतना उसको sensitivity और selectivity, नॉर्मल टेक्स्ट बुक में selectivity ही मिलेगा, तो selectivity बोलो कि selectivity ज़्यादा कैसे होती है, selectivity कम कैसे होती है. तो selectivity निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि बैंडविड्थ कितना कम होते जा रहा है. यदि आप और एक दो ग्राफ ड्रॉ करके देखो, आई होप आपने देख लिया होगा, ये इसको मिटा के आपको एक दो ग्राफ और समझा देता हूँ सिलेक्टिविटी कैसे हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं. ट्रेडिंग ऐसा था, मतलब मान लो कि पहला ग्राफ ऐसे, सेकंड ग्राफ ऐसे, ये पहला वाला ग्राफ, ये दूसरा वाला ग्राफ, ये तीसरा वाला ग्राफ. देखो तीसरा वाला जो ग्राफ है वो बहुत नैरो है, पहला वाला ग्राफ तो बहुत ही बड़ा चौड़ा है, उसका कर्व भी बराबर नहीं है. दूसरा वाला ग्राफ भी बहुत लंबा है, बैंडविड्थ थोड़ी छोटी हो गई. पहले वाले की बैंडविड्थ इतनी बड़ी थी विच इज़ x, दूसरे वाले की बैंडविड्थ ये आ गई विच इज़ y, और तीसरे वाले की बैंडविड्थ ये आ गई विच इज़ z. सो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि बैंडविड्थ कहाँ पे कम हो रही है, बैंडविड्थ कम हो रही है आपकी z में. यदि बैंडविड्थ कम हो रही होगी, सोचो Q फैक्टर कैसे निकाला था. Q फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओवर बैंडविड्थ, मतलब Q फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ. जितना मैं बैंडविड्थ को कम करते जाऊंगा उतना मेरा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा. तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ द थर्ड वन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ 2 एज कम्पेयर टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ 1. कि क्वालिटी फैक्टर तीसरे वाले का बहुत अच्छा है. यदि तीसरे वाले का क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा है, आप लोग उसको बोल रहे हो कि द थर्ड वन हैज़ दी, ठीक है, द थर्ड वन हैज़ दी हाईएस्ट क्वालिटीज़, जो तीसरा वाला आपको कैसा है उसके उसमें जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. वैसे ही आप लोग बोल सकते हो द सिलेक्टिविटी ऑफ द थर्ड इज मोर एज कम्पेयर टू सेकेंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट. सो सिलेक्टिविटी एंड द क्वालिटी फैक्टर गोज हैंड इन हैंड, एंड दे आर बेसिकली यूज टू डिफाइंड आउट कि हाउ द एनर्जी इज बीन प्रोपोगेटेड एंड हाउ द एनर्जी इज बीन देयर, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ऑल्टरनेटिंग करंट वर्क कैसे करता है. सो हियर आई कंक्लूड दैट आपका ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा खत्म हो चुका है. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. आई होप यू हैव बीन सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स, आई होप यू हैव बीन डूइंग द क्वेश्चंस. तो आपको मदद मिलेगी, और कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप पूछिएगा. टुमारो वी गोना स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, सो इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टार्ट एंड वी विल डील विद दैट टुमारो. ओके, चलो फिर आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं. टाइम कम लगा आज के लिए हमको, तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं. कल मिलेंगे फिर से सेम समय सेम टाइम पे. धन्यवाद, बाय बाय.